हेलो दोस्तों, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल को खास कर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जेबी, शेबी और बैंक प्रमोशन के संबंध में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग जेबी का यूनिट नंबर 2 है, मॉड्यूल ए है, जिसका एक चैप्टर का नाम है बैंकिंग रिलेशन पार्ट 1 आज पढ़ने वाले हैं। और जिनको किसी को भी फुल वीडियो लेक्चर कोर्स करना हो तो हमारा फोन नंबर दिया है 4x9685127 पे फोन करके पूछ भी सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे आपका, सबसे पहला पॉइंट आ जाता है आरबीआई की ऑब्जेक्टिव्स और उसका कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको लिख लीजिए, आरबीआई ऑब्जेक्टिव्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आरबीआई का ऑब्जेक्टिव और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किस तरीके से आरबीआई फॉर्म हुआ, कैसे कैसे आरबीआई बना, हम लोग थोड़ा वो समझेंगे। तो सबसे पहला चीज आया कि आरबीआई जो बनाया गया, फॉर्म हुआ या एस्टैब्लिश हुआ, सही शब्द एस्टैब्लिश हुआ। कब हुआ था एस्टैब्लिश आरबीआई? आपको मालूम है आरबीआई एक्ट आया था एक, ठीक है। कब आया था? 1934 को आया। एक्ट आया था 1934 को जरूर, पर ये काम कब से चालू किया? यानी यहां पर अगर मैं बोलूं कि स्टार्टेड वर्किंग, काम करना कब से चालू किया आरबीआई, तो आप बोल सकते हैं 1 अप्रैल 1935। पहला अप्रैल 1935 से काम करना चालू किया। और ये बनाया किसने बनाया था? तो अंग्रेज थे, उन्होंने बनाया था, ब्रिटिशर्स, क्योंकि उस समय हमारे देश में इन्हीं का राज चलता था। पॉइंट नंबर 3 पे देखिए, उसके बाद क्या बोलता है कि ये एक तरह का वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेंट्रल बैंक है, ठीक है। ओल्डेस्ट सेंट्रल बैंक है यानी दुनिया की एक सबसे पुरानी सेंट्रल बैंक में से एक है। पर अगर आप बात करें एशिया में तो सबसे पुराना बैंक है, सेंट्रल बैंक है। और एशिया की बात कर रहे हैं तो सबसे पुराना सेंट्रल बैंक यही है, आरबीआई। उसके बाद इसको एक्वायर किया गया था, ठीक है, एक्वायर्ड बाय, कौन सा एक्ट था पता है आपको? इसको एक्वायर्ड किया गया था, एक कानून है ट्रांसफर। एक्वायर्ड बाय कौन एक्वायर किया था पहले वो जान लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जीओआई का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, थ्रू कौन सा एक्ट था? उस एक्ट का नाम था ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट, ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट। तो एक्वायर्ड किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उस समय एक एक्ट आया हुआ था जिसका नाम है ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट। ये कब लाया गया था? 1948 को लाया गया था। समझिए इसका स्टोरी क्या है। इसका सीधा सा स्टोरी ये है कि अंग्रेज भारत में रहे 1947 तक। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिल गया। तो उस समय सब चीज अंग्रेज ने उठा के ऐसे उठा के लो भैया तुम्हारा हो गया, लो तुम्हारा हो गया। तो ऐसे तो चलता नहीं ना देश कि लो तुम्हारा हो गया करके। बहुत सारी चीजें ऐसी लगी सरकार को कि वो डायरेक्ट हमारे हाथ में होना चाहिए। तो उसको हम एक्वायर कैसे करें, ठीक है। तो एक्वायर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया एक्ट। क्या एक्ट पास किया जिसका नाम क्या था? ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 में। इस एक्ट के तहत क्या बोलता है, सरकार को जो भी अच्छा लगे उस चीज को एक्वायर कर सकती है। अगर सरकार का ही है तो सरकार को एक फॉर्मली तरीके से एक्वायर करना पड़ेगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, डिफेंस में 4 विंग्स होती हैं, सबमरीन, मैरीन, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, ठीक है। इसको एक्वायर किया। इंडियन रेलवेज हो गया, इंडियन पोस्टेज हो गया और आरबीआई, ठीक है। ये सब चीज कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको कि इन्होंने एक्वायर करना किया। इस कानून के जरिए एक्वायर हुआ तो लोगों को पता चला कि भाई ये भारत सरकार के कंट्रोल में है। साथ ही साथ इस एक्ट से ये भी पावर मिला सरकार को कि कोई भी चीज, कोई प्राइवेट ही क्यों ना हो, कोई प्राइवेट बॉडी क्यों ना हो, सरकार अगर एक्वायर करना चाहे तो सरकार एक्वायर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए लीजिए, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिंडिकेट बैंक, आपका जितना बैंक जानते हैं नेशनलाइज्ड बैंक, एक्सेप्ट एसबीआई को छोड़ दीजिए, तो सारे बैंक को एक्वायर किया गया था श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। 2 बार एक्वायर किया उन्होंने, ठीक है। तो पता ही होगा आपको ये सारी चीज क्या थी। जैसे इंडियन बैंक ऑफ कॉमर्स, इंडियन बैंक, सब प्राइवेट बैंक थी। सरकार को लगा कि नहीं यार ये प्राइवेट होना नहीं चाहिए, सरकार के हाथ में होना चाहिए। सरकार ने एक्वायर कर लिया। किसके जरिए एक्वायर किया? ये एक्ट था ट्रांसफर पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 के जरिए। आया लॉजिक समझ में? तो ये भी किया गया। अब इसमें उसके बाद क्या है
एक गवर्नर होता है आरबीआई में और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं आरबीआई में। अच्छा, हेड ऑफिस बोलो या चाहे हेडक्वार्टर बोलो, एक्चुअली क्या था, पहले हेडक्वार्टर का कंसेप्ट था, लोग हेडक्वार्टर ही बोलते थे, ऑफिस नहीं बोलते थे। बाद में भारत में भी ऑफिस ऑफिस होने लगा, हेडक्वार्टर को क्वार्टर बोलता ही नहीं है, ऑफिस आया भाषा में। हेडक्वार्टर हेड ऑफिस एक ही बात है, इसका नाम है मुंबई। ठीक है, मुंबई इसका सही आंसर है। ठीक है, ये सही जवाब है। तो ये सारा पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा। चलिए अब आइए मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरबीआई। अब क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है आरबीआई का वो समझिए। ऑब्जेक्टिव्स बोलिए, काम बोलिए, सब एक ही मतलब है यहाँ पे, खाली शब्द का प्रयोग। ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस, वर्किंग, सब एक ही चीज है। तो इसका ये है कि सबसे पहला देखा जाए तो सबसे पहला क्या हो गया, मॉनेटरी स्टेबिलिटी। यानी हम अगर ऑब्जेक्टिव्स बताएं आरबीआई का, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव्स क्या हो जाएगा, मॉनेटरी स्टेबिलिटी। या इसको आप ऐसे करके लिखिए, इससे ज्यादा अच्छा है, ऐसे लिखिए, मॉनेटरी स्टेबिलिटी। इसे क्या समझते हैं आप, कि जो पैसा है भारत में, या जो भी मनी है भारत में, उसकी स्टेबिलिटी हो, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करे, फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा नहीं करे। ठीक है, तो तभी मॉनेटरी स्टेबिलिटी होगी। यानी एक कंसेप्ट आया, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन एक्सट्रीम नहीं हो, इसका मतलब ये हो। एक्सट्रीम का मतलब है जरूरत से ज्यादा ना हो, थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए बट बहुत ज्यादा नहीं हो। इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है, जनरल राइज, जैसे कोई सामान का दाम समय के साथ बढ़ जाए तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जनरल राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी ओवर पीरियड ऑफ टाइम। इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। इसमें एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे डस्टर है, तो ये डस्टर का जो दाम था 2016 में 10 रुपए था। इस डस्टर दाम 2016 में कितना था, 10 रुपए। अभी कितना हो गया 2020 में 20 रुपए। तो अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि 10 रुपए से 20 रुपए हो गया, यानी 10 रुपीज इंक्रीज हुआ कितने समय में, 4 साल में। डेट इज नॉन एज इन्फ्लेशन। साधारण भाषा में समझ में आया आपको। इसी को लिखा गया कि प्राइस जो है कमोडिटी की बढ़ जाती है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। इसी का उल्टा हो गया डिफ्लेशन, वहां प्राइस घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इन्फ्लेशन क्या मतलब है, प्राइस बढ़ना, है ना, प्राइस बढ़ रहा है। और यहां क्या मतलब है, प्राइस जो है यहाँ पे घट रहा है। एग्जाम्पल ले लीजिए, फोन आता था ना पहले, सैमसंग 2002 में चलिए, तो उस जमाने में आपको जो ब्लैक एंड व्हाइट फोन आती थी 10,000 12,000 रुपए की आती थी, उससे भी महंगा होता होगा। अब फोन कॉल जब करिएगा ना तो आउट गोइंग 12 रुपए और इनकमिंग 6 रुपए 8 रुपए लगता था, एक जमाना था। आज डेट में 10-12 हजार तो इतनी अच्छी फोन आ जाएगी, आप सोच नहीं सकते हैं। प्लस इनकमिंग फोन फ्री हो गया, आउटगोइंग फोन भी फ्री हो गया, दोनों चीज फ्री हो गया। तो समय के साथ वहां पे प्राइस में कमी आया, ठीक है, पर एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। एक्सट्रीम का क्या मतलब, अभी सडनली ऐसा नहीं हो कि जो टमाटर आप 10 रुपए किलो खरीद रहे थे, पता चला 100 रुपए किलो हो गया। ऐसा होता है प्याज में, खास करके आलू के दाम में आपको दिखेगा, जो 10-20 रुपए किलो पता चला रातों रात 100 रुपए किलो हो गया। ऐसा हुआ है ना, बहुत बार हुआ है प्याज का, खास करके प्याज का तो बहुत हुआ है ऐसा। तो यही चीज को चेक करना होता है आरबीआई को, दैट इज नॉन एज मॉनेटरी स्टेबिलिटी। दूसरा क्या है भाई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब इसका क्या मतलब है कि मार्केट में पैसा होना चाहिए, लोगों के पास पैसा होगा ना तभी तो फाइनेंशियल होगा, पैसा ही नहीं होगा तो क्या करेंगे। पर पैसा ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, दैट इज नॉन एज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। साउंड फाइनेंशियल सिस्टम, यानी हमारे जो फाइनेंशियल सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम में क्या क्या आ जाएगा आपका, जैसे यहां पे कौन हो जाएगा, बैंक, एफआई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी,
इनके पास सफिशिएंट पैसे होने चाहिए कि लोगों को पैसा दे जो जरूरतमंद है, बट सब्जेक्ट टू जो बोलते हैं उनका अप्रूवल प्रोसेस के हिसाब से। तो ये सारी चीज चेक करने के बाद ही भाई वो दे सकता है। रिपे करने की भी क्षमता होनी चाहिए, लोन दे दे रिपे ना कर, वो नहीं होना चाहिए। साउंड फाइनेंशियल सिस्टम मतलब है कि आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, कोई लोन मांगना है तो लोन दे सके आप, या कोई पैसा पब्लिक निकालने आ रही है, विड्रॉ करने आ रही है तो आप दे सके, यानी लोन का काम कर सके और विड्रॉल कोई पैसा मांगने आए निकालने आए तो उसका भी काम हो सके। दैट इज साउंड फाइनेंशियल सिस्टम। फोर्थ पॉइंट में क्या है, ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ मनी एंड ट्रेड इन इकोनॉमी। इसका क्या मतलब समझते हैं? ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ मनी एंड ट्रेड इन इकोनॉमी मतलब आपका जो कंट्री है भारत, उसमें इकोनॉमी की बात करें तो मनी जो है, ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ मनी जो पैसा है पूरा इकोनॉमी में, वो कितना वॉल्यूम है, और क्या ट्रेड का मतलब होता है लोन देना, कितना लोन दे रहे हैं, तो उसका एक पैमाना है, उसका आरबीआई मेजरमेंट करती है, आरबीआई उसका अपना आरबीआई का स्टेटिक्स होता है, उसके हिसाब से मापदंड के हिसाब से सही होना चाहिए। ठीक है, पांचवा आइए, क्रेडिट एलोकेशन बाय फाइनेंशियल सिस्टम। तो क्रेडिट एलोकेशन बाय फाइनेंशियल सिस्टम, सीधी सी बात है, लोन की बात कर रहा है। क्रेडिट एलोकेशन क्या है? लोन। तो लोन देने की क्षमता होनी चाहिए। फाइनेंशियल सिस्टम कौन हो गया? बैंक हो गया, ठीक है, एफआई हो गया, फाइनेंशियल सिस्टम हो गया, माइक्रो फाइनेंसर हो गया, या माइक्रो फाइनेंस जो बोल देता है वो, ठीक है, या आपका एनबीएफसी हो गया। इस तरीके से बहुत सारी संगठन है, तो इनके पास पैसा सफिशिएंट होना चाहिए ताकि वो दे सके, खास करके बैंक। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, यानी आरबीआई का यह कहना है कि बेसिकली हर 1000 घर पे, कितना घर? 1000 हाउस होल्ड्स पे एक बैंक होना चाहिए। तो ये कौन सा प्रोग्राम आ गया? फाइनेंशियल इंक्लूजन। नाम सुने ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसके तहत हर किसी का अकाउंट खोला जाए और उन लोगों को अकाउंट बैंक के थ्रू एक्सेस करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि 1000 घर पे अगर एक बैंक होगा तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1000 मतलब एक परिवार में 4 आदमी, 40,000 पे एक बैंक हो गया। तो ये कंसेप्ट है यहाँ पे, ठीक है, खास करके रूरल एरियाज में खोलना, ये है आरबीआई का सोचना, रूरल एरियाज में खोलना चाहती है। ठीक है, सरकारी तो सॉरी प्राइवेट तो नहीं जाएगी रूरल एरिया में, सरकारी मगर जाना उसके साथ अनिवार्य है। तो ये सब चीज अभी हमने पढ़ा, क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है आरबीआई की, ये चीज हो गया। ओके, अब आइए रोल एंड फंक्शन ऑफ आरबीआई। रोल एंड फंक्शन ऑफ आरबीआई। ठीक है, क्या रोल है, क्या फंक्शन आरबीआई का? तो सबसे पहला है मॉनेटरी अथॉरिटी। इसका मतलब होता है कि आरबीआई जो है ना, बैंकों के ऊपर लगाम लगाई हुई है ना, यानी बैंकों को कंट्रोल करती है। बैंक की फाइनेंशियल या बैंक की जो फाइनेंशियल होता है ना, उसको कंट्रोल करती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इनके पास इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है, आप बोल सकते हैं CRR, SLR, रेपो रेट, रेपो, रिवर्स रेपो, उसके बाद बैंक रेट है। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है इसके पास। ठीक है, जैसे मैं बस सैंपल बता रहा हूं आपको, बहुत सारे हैं। जब पूरा डिटेल प्रोग्राम पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा इसका। ठीक है, मैं इसमें घुस नहीं रहा हूं, अंदर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, बैंक रेट के जरिए ये कंट्रोल करता है। दूसरा क्या है? इश्यूअर ऑफ करेंसी। नेचुरल सी बात है, इसका काम क्या है कि नोट को प्रिंट करना,
प्रिंट करना एंड सर्कुलेट करना, सर्कुलेट बाय हेल्प ऑफ बैंक। बैंक की मदद से सर्कुलेट हो जाता है, पब्लिक के पास पहुंच जाता है पैसा। तो यहां पे बेसिकली इसका मेन काम है नोट को छपैया कराना, इसका आरबीआई का काम है। तीसरा है बैंकर एंड डेप्ट मैनेजर ऑफ गवर्नमेंट। यानी यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है और स्टेट गवर्नमेंट का भी है, दोनों गवर्नमेंट की करता है ये काम, ये याद रखिएगा। खाली भारत सरकार का नहीं काम करता, दोनों सरकारों की काम करता है। अब समझिए आरबीआई है तो किसकी बैंक है? सेंट्रल गवर्नमेंट की बैंक होगी, स्टेट गवर्नमेंट की बैंक हो गई, उसके अंदर तो बैंकर है ही। और जो डेप्ट मैनेजर यानी लोन का जो पैसा होता है उसको मैनेज करती है। अगर इन दोनों को जरूरत पड़ा तो पैसा दो ही जगह से मांग सकते हैं, या तो बोले कि आरबीआई से पैसा मांग ले नोट छपवा के। दूसरा तरीका जो नहीं प्रैक्टिस में होता, जो प्रैक्टिस से बिल्कुल नहीं, नोट छपवाने का काम आरबीआई को नहीं दिया जाता, यानी गवर्नमेंट प्रेशराइज नहीं करती आरबीआई, भाई आप नोट छापो मेरे लिए, नहीं करती है। सबसे आसान क्या है कि भारत सरकार या चाहे राज्य सरकार वो चली जाती है वर्ल्ड बैंक, वहां से पैसा ले लिया, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आईएमएफ से पैसा ले लिया, वहां का पैसा ले तो लिया, लेने से तो कुछ नहीं होगा, मैनेज करने से होगा। तो आरबीआई है जो मैनेज करते हैं ये काम, ठीक है। बैंकर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अब बैंकर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का क्या मतलब है समझिएगा, मैं समझाता हूं आपको। जैसे ये इंडिया है और ये क्या है, यूएसए है। तो इंडिया का आदमी बिजनेस कर रहा है यूएसए वाले के साथ, ठीक है। मान लीजिए कि इसको कुछ मेडिसिन खरीदना, अभी कौन सा मेडिसिन का डिमांड कर रही है यूएसए? यूएसए मांग रही है भैया मुझे मलेरिया का दवाई दो। मलेरिया वाला का दवाई का क्या नाम है? क्लोरोक्विनीन। और दूसरा क्या है? ART, इसको बोलते एंटी रिट्राइवल थेरेपी है। बेसिकली ये मलेरिया की दवाई हो गई और नीचे वाली HIV की दवाई हो गई। अमेरिका जैसी कंट्री को भारत से दवाई मंगाना पड़ रहा है, तो यहां पे क्या चलती है? करेंसी है डॉलर। आपकी करेंसी में क्या है? रुपया। यहां इसको क्या चाहिए? भारत ने भेजा सामान, मेडिसिन भेज दिया भारत ने, तो इन्होंने पैसा भेज दिया क्या? डॉलर। डॉलर भारत में काम किया, क्या करेगा डॉलर रख के आप? अगर एक सब्जी वाले को आप जाके $1 भी दीजिएगा, टमाटर मान लीजिए 20 रुपए किलो है, तो अगर $1 के बराबर अभी क्या रेट चल रहा है? 75 रुपए चल रहा है आपका। तो क्या 75 में से 20 रुपए कम करके देगा टमाटर वाला? 55 रुपए देगा आपको? नहीं देगा, वो नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में डॉलर जो है ये मान्य करेंसी नहीं है, इस पर कुछ नहीं हो सकता। आपको रुपया ही चाहिए, तो उसके लिए आरबीआई बैठा हुआ है। आरबीआई डॉलर लेगा, उतना रुपए आपको दे देगा, ठीक है। तो आरबीआई जो कन्वर्जन करती है डॉलर को रुपए में, तो आरबीआई एक एक्सचेंज बनाती है जिसको बोलते हैं फॉरेन रिजर्व। नाम सुने होंगे आप इसका, फॉरेन रिजर्व। ये कुछ नहीं है बल्कि जो आरबीआई एक्सचेंज करते आ रही है ना पैसा, तो यहाँ पे एक तरीके का आरबीआई कमीशन खाती है, कमीशन लेती है। तो आरबीआई अपने लिए कमीशन लेती है, जिसको बोलते हैं फॉरेन रिजर्व। बहुत बड़ा हमारा फॉरेन रिजर्व है, ठीक है, बहुत बड़ा है। दुनिया में सबसे बड़ा फॉरेन रिजर्व अमेरिका, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 पे अमेरिका, नंबर 3 पे भारत का है। तो हम बोल सकते हैं थर्ड बड़े फॉरेन रिजर्व वाले देश है हमारा, ठीक है। तो ये कमीशन है बेसिकली आरबीआई का, इससे आरबीआई भी कमाती है, उसको पैसा कुछ हो जाता है, ठीक है। ओके, पांचवा पॉइंट क्या है? बैंकर्स टू बैंक। अब इसका क्या मतलब होता है? बैंकर्स टू बैंक, अगर आपको बैंक को कभी खुदा ना खास्ता बैंक को जरूरत पड़ गया, भाई पैसा चाहिए, जैसे एग्जांपल लीजिए ना, यस बैंक और कौन सा बैंक? पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक था ना, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, PMCB था। और भी एक और बैंक है लक्ष्मी विलास बैंक, नाम सुने इसका? ये भी बहुत अच्छी बैंक थी पहले। बैंक तो सभी अच्छा है जी, नसीब का बात है, कोई पिट गया। तब इनको, इन सभी बैंकों के ऊपर कुछ आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस लगाया था। जैसे यस बैंक पे लगाया था 50,000 रुपए एक महीने में, सेम PCMB में, लक्ष्मी विलास बैंक में सेम है। तो हालांकि यस बैंक बाद में लिफ्ट कर दिया, हटा दिया आरबीआई ने। तो अब यहाँ पे इस बैंकों के ऊपर संकट मंडराता है, तो आरबीआई आ जाती है पिक्चर में, और आरबीआई मदद करती है।
यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी आरबीआई हटाने का बहुत पावर है भाई, आरबीआई के पास बहुत पावर है। किसी भी इंसान की नौकरी खा सकती है, किसी भी इंसान को नौकरी लगा सकती है, डायरेक्टर तक का नौकरी खा सकती है, डायरेक्टर तक का नौकरी लगा सकती है, इतना पावर है आरबीआई में। और आरबीआई का एक आदमी जो है वो अभी यस बैंक में डायरेक्टर है, ठीक है, याद रखिए डायरेक्टर भी है, बनाना पड़ता है क्योंकि जरूरत के वक्त में वही लोग काम आते हैं। तो बेसिकली इनको बचाने का काम करते हैं, यानी हम दूसरा भाषा बोल सकते हैं बैंकर्स लास्ट रिजोर्ट है आरबीआई, ये भी लिख लीजिए, बैंकर्स लास्ट रिजोर्ट है, कौन है तो आरबीआई है। आखिरी माई बाप जो बचाने वाला तो आरबीआई को बचाएगा, कौन बचाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सिस्टम। इसका मतलब क्या है, आरबीआई रेगुलेटर बैंकिंग सिस्टम का, यानी आरबीआई का काम है लाइसेंस देना, आरबीआई का काम है लाइसेंस दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है, और कैंसिल भी कर सकती है, बहुत पावर है भाई आरबीआई के पास। उसके बाद डायरेक्शंस देती है, गाइडलाइंस देती है, जिसको फॉलो करना होता है हर किसी को, ठीक है। चलिए अब आइए, उसके बाद कौन सा कितना 7वां पॉइंट भाई, मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जो बहुत जरूरी है भाई कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर आप नहीं मेंटेन करेंगे आरबीआई में तो कैसे होगा, यानी मार्केट में पैसा होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा तो सामान, मान लीजिए पब्लिक को पैसा है तो पब्लिक के पास इतना पैसा क्यों केयर करे, जो सामान 1 रुपये का होना चाहिए पब्लिक 10 रुपये देने को भी तैयार है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। कम भी नहीं होना चाहिए, अकाली पड़ गया, कुछ है नहीं, खरीद ही नहीं सकते, भुखमरी हो गया। तो एक बीच का रास्ता जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वो होना चाहिए। रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। अब क्या बोल रहा है, एक तरीके का रेगुलेटर है और सुपरवाइजर है। किसका है रेगुलेटर, किसका है सुपरवाइजर, पेमेंट सिस्टम। एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप चेक से पेमेंट करते हैं, नेफ्ट करते हैं, आरटीजीएस करते हैं, दुनिया भर का चीज करते हैं, तो उसका सेटलमेंट कराने वाला भी आरबीआई, उसको देखने वाला भी आरबीआई, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आरबीआई आ जाएगी। डेवलपमेंटल रोल, डेवलपमेंट रोल है, इसका सीधा सा मतलब है आरबीआई कुछ ना कुछ नया नया चीज निकालती रहती है। जैसे पहले आरटीजीएस आया, नेफ्ट आया, अभी क्या निकाला उन्होंने, भीम पे निकाला है, भीम निकाला है, ठीक है, भीम पे, या फिर आप यूपीआई बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि आरबीआई टेस्ट कर रही है, यानी डिजिटल पेमेंट की तरफ आरबीआई का ज्यादा जोर है। सही शब्द बोलो, डिजिटल पेमेंट बोलते हैं हम लोग इसको, चाहे मोबाइल से करो, चाहे आप लैपटॉप से करो, जैसे मर्जी वैसे करो। डिजिटल पेमेंट पे बहुत फोकस है आरबीआई का आज के डेट में। जो डिजिटल फोकस पे, जो डिजिटल पेमेंट की तरफ इतना फोकस कर दी है आरबीआई, तो अभी आरबीआई लोगों को दिखा रही है। आरबीआई तो खुद टेस्टिंग मोड में, डेवलपमेंट का मतलब है वो टेस्टिंग मोड में अभी टेस्ट कर रही है, पब्लिक का फीडबैक लेना चाहती है कि कैसा आपको लग रहा है यूज करने के बाद। और सबसे बड़ी खास बात क्या, भीम पे यूज करें, यूपीआई करें। जैसे एग्जांपल ले लीजिए ना, आपका कौन हो जाएगा, ये क्या नाम है इसका, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, सिंडिकेट, जितना बैंक का नाम जानते हैं, यूनियन बैंक, सभी बैंक का अपना भीम पे है। क्यों है, क्योंकि लोगों सिखा रहे हैं, आप यूज करो, आपको अच्छा लगेगा, यूज करते जाएंगे, आप आगे आगे चलकर आपको हैबिट हो जाएगा, पता भी चल रहा है क्या ग्लिचेज है, कहाँ कहाँ फॉल्ट है। जैसे जैसे आपको पता चलते जाएगा तो वो चीज आरबीआई सुधारती जाएगी। और दूसरा चीज क्या, एक समय ऐसा आ जाएगा जब आपको इससे इजी तरीका नहीं लगेगा पेमेंट करने, इजी तरीका नहीं लगेगा पेमेंट करने का। सबसे बड़ी बात क्या है, इंस्टेंट पेमेंट होता है इससे, ठीक है। तो बाद में आरबीआई कुछ चार्जेस भी कट करना चालू करेगी। जो अगर आरबीआई कुछ चार्जेस ले रही है तो बैंक कस्टमर से रिकवर करेगी वो, और उसके बाद बैंक भी अपना चार्जेस लेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा काम करता है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर जेआईबी का वीडियो कोर्स का पैकेज ले सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा, केस स्टडी न्यूमेरिकल का वीडियो होगा,
लीगल का सिचुएशन एनालिसिस का वीडियो होगा, 13,500 पे क्वेश्चन बैंक होगा, क्विक रिविजन नोट होगा, 30 मॉक टेस्ट होगा। यहाँ पे जेआईबी का जो कोर्स इसमें आपको करना फेस टू फेस वीडियो कोर्स, इसके साथ सेलिंग और पावरफुल कोर्स, इसमें जेआईबी का प्रिंसिपल से लीगल करेंगे उसके दाम 1200 रुपये, जेआईबी का अकाउंटिंग करेंगे उसके दाम 1500 रुपये, जेआईबी का कॉमर्स पे करेंगे उसके दाम 3000 रुपये। जहाँ जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो जाएगा 4x968527, दूसरा नंबर है 7275469646। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jbcabstudybiddle.com, ईमेल आईडी हो जाएगा citizen123@gmail.com।